इकॉन्स, दिस इज़ प्रियंका एंड आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें हमारे गेस्ट हैं गजेंद्र शर्मा जी। और सर को एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मोर देन और शुड आई से अप्रॉक्सीमेटली 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। उसके साथ ही सर लीडिंग न्यूज़पेपर में भी 25 साल से एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनसे आज हम मिलेंगे और खूब सारी बातें करने वाले हैं। गजेंद्र जी, स्वागत है आपका लिविंग इन इकॉन्स में। नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ। सर, ये एस्ट्रोलॉजी का शौक मतलब कब से शुरू हुआ कि आपको लगा कि मैं इस सब्जेक्ट में कुछ कर सकता हूँ? इंटरेस्ट देखिए मेरा एस्ट्रोलॉजी को लेके बचपन से ही रहा है। अच्छा। मेरी फैमिली में मैंने अपने दादाजी को देखा ये एस्ट्रोलॉजी करते हुए, तो मुझे भी इसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट होने लगा। 6-7 साल का रहा होऊंगा मुश्किल से मैं। तब से मुझे बहुत ये जो सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी, और जब उनको मैं देखता था दादाजी को कि वो ग्रह नक्षत्रों की कैलकुलेशन करके किस तरह से लोगों का फ्यूचर बता रहे हैं, उनकी कुंडली बता रहे हैं, फिर सारे जो मुहूर्त वगैरह निकाल रहे हैं, तो उनको देखते देखते मुझे इंटरेस्ट हुआ। सर, आम भाषा में अगर हम बात करें तो एस्ट्रोलॉजी अगर आप एक्सप्लेन करें तो मतलब क्या सब्जेक्ट होता है ये? एस्ट्रोलॉजी देखिए, इसको हम एक साइंस है ये, शास्त्र इसको लिखा जरूर जाता है ज्योतिष शास्त्र, लेकिन ये पूरा साइंस है। ओके। खगोल विज्ञान जो हमारा साइंस पढ़ाता है, ये उसी का एक पार्ट है। और वेदों में इसका वर्णन है, मतलब जो वेदों के जो 6 अंग बताए गए हैं, जिन्हें वेदांग कहते हैं, उन 6 अंगों में ज्योतिष एक पार्ट है। ज्योतिष को जो है वेदों का नेत्र कहा गया है। मतलब वेदों में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, मंत्र दिए गए हैं, पूजा पाठ की पद्धतियाँ दी हुई हैं, सारे जो नियम धर्म सनातन के दिए हुए हैं, तो ज्योतिष को जो है वेदों का नेत्र कहा गया है। उन सबको देखने के लिए ज्योतिष की आवश्यकता होती है। तो वेदों में तो ये है ही, और आज का जो खगोल विज्ञान है ये सारी चीज़ें पढ़ाता है एस्ट्रोलॉजी को। ग्रहों नक्षत्रों की चाल, कौन सा ग्रह कब राशि अपना चेंज कर रहा है, पूरे आकाशमंडल में जो उसको 12 भागों में बांटा गया है जी। जो 12 कुंडली के भाव होते हैं, और इसको पूरा जो 12 भावों में बांटा गया है, तो इसके जो डिवाइड है, पूरे जो भाग हैं, उन सभी का एक एक अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। 9 ग्रह हैं, उन 12 भावों पे जो इम्पैक्ट डालते हैं, उसके आधार पे हम सारा कैलकुलेशन करते हैं, कुंडली बनाते हैं, और फिर उसके आधार पे उसका प्रिडिक्शन करते हैं हम। अच्छा, तो सर मतलब कि जब इंसान का जन्म होता है जिस टाइम पे, अगर जितना मैं समझ पा रही हूँ, उस जिस वक्त हुआ है उस वक्त जो ग्रह नक्षत्र थे जी, उसके बेसिस पे उसका वो कुंडली पूरा जनरेट होता है। बिल्कुल उसके आधार पे जिस समय जन्म हुआ है बच्चे का, उस समय आकाश में ग्रहों की स्थिति क्या थी, सूर्य किस राशि में था, चंद्र किस राशि में है, चंद्र जिस राशि में होता है वही उसकी राशि बनती है। और जो सारे प्लैनेट्स हैं हमारे 9 ग्रह, वो कहाँ कहाँ किस पोजीशन में, उसके आधार पे फिर उसका चार्ट बनता है। अच्छा। उस चार्ट के आधार पे फिर प्रिडिक्शन होता है उसका। ओके सर, तो ये नवग्रह के बारे में अगर आप कुछ ब्रीफली हमको बता पाएँ। नवग्रह जो है हमारे मुख्य, जो कुंडली में हम देखते हैं 9 ग्रह होते हैं, इनमें से 7 जो ग्रह हैं वो मुख्य ग्रह कहलाते हैं, और 2 ग्रह होते हैं छाया ग्रह। ओके। राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया है। ओके इनका मतलब फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं सर, है। आप मतलब वहाँ पे भी देख के बोल सकते हैं बीच बीच में। बिल्कुल। तो इन ग्रहों का, राहु और केतु का कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 जो प्लैनेट्स हैं, यही 7 प्लैनेट्स मुख्य ग्रह कहलाते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रह होता है सूर्य होता है। सूर्य के आसपास जो है सारे हमारे ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं जी। और उसी के आधार पर बाकी ग्रहों की स्थिति तय होती है। एक ज्योतिष में हमारे फार्मूला चलता है, हम जैसे पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी से ग्रहों की दूरी कितनी है, कौन सा ग्रह कितनी डिस्टेंस पे, तो सबसे दूर जो ग्रह है वो शनि होता है। उसी को सबसे ठंडा ग्रह भी कहा जाता है, उसको मंद ग्रह भी कहा जाता है। जो साइंस की भाषा में कहें तो सबसे ठंडा ग्रह वही है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर बर्फ़ है। और जो सबसे, हम इसमें बात करते हैं हम ज्योतिष की भाषा में, तो उसको सबसे मंद ग्रह कहते हैं, मतलब सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। ओके। तो एक फार्मूला होता है शॉर्ट में उसको याद रखने के लिए, श गु म सु शु भू च, ऐसे। मतलब पृथ्वी से हम देखें तो सबसे श मतलब सबसे दूर शनि है, फिर बृहस्पति है, गुरु, फिर मंगल, फिर सूर्य, फिर शुक्र,
फिर चंद्र, और इस तरह से सारी चीज़ें चलती हैं हमारी। तो सबसे जो बड़ा ग्रह है उसको वह शनि ही है, सबसे बड़ा ग्रह, और सबसे दूर भी वही है। अच्छा। इन्हीं के आधार पे हम सारा कैलकुलेशन जी करते हैं। जी जी जी। तो सर जैसे अगर हम एक कोई ऐसी चीज़ डेफिनेशन की बात करें कि इस ग्रह को ये चीज़ डिफाइन करती है एक वर्ड में, तो ऐसा भी कुछ टर्म्स होते हैं हर प्लैनेट के लिए? हाँ बिल्कुल होता है ना। जैसे हम जब कुंडली की बात करते हैं, किसी का प्रिडिक्शन करने की बात आती है, जी तो सूर्य को हम ग्रहों का राजा कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में। सूर्य है ग्रहों का राजा। तो सूर्य से हम आत्मा, प्रकृति, पिता और व्यक्ति का जो ओवरऑल जो व्यक्तित्व बनता है वह सूर्य से बनता है। सूर्य अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में खराब है तो उसको पिता का सुख नहीं मिलेगा, उसको कहीं मान सम्मान नहीं मिलेगा, और यदि वह जॉब वगैरह में है तो उसको जॉब में हमेशा मुश्किलें बनी रहेंगी। जी फिर दूसरा ग्रह होता है चंद्र। चंद्र जो है हमारा शरीर में मानसिक स्थिति का कारक ग्रह होता है। ओके। हमारी जो भी मेंटल स्थिति है, हम खुश रहें या हमें कोई तनाव आ रहा है मस्तिष्क में, हम कोई भी तरह का काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, दिमाग हमारा बैलेंस नहीं है, जी तो ये सब जो कारण है वो चंद्र की खराब स्थिति के कारण होता है। अच्छा। यदि चंद्र आपका अच्छा है तो आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा अद्भुत सा निखार आएगा, एक आकर्षण आएगा कि आप जिससे भी बात करेंगे वो आपको पसंद करेगा। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें चंद्र से सर वो भी चंद्र रिलेटेड होती हैं। माता से जुड़ा हुआ है? माता से जुड़ा हुआ है। चंद्र को माता का कारक ग्रह कहा गया है कि चंद्र खराब है तो उसको माता की ओर से सुख नहीं मिलेगा, उसको मदर की तबीयत वगैरह ज़्यादा खराब रहेगी। और हम शारीरिक स्थिति की बात करें तो वो कफ, श्वास संबंधी रोग, फेफड़ों, इनसे रिलेटेड होता है चंद्र। जी। फिर तीसरा ग्रह आता है हमारा मंगल। मंगल। मंगल का सबसे ज़्यादा प्रभाव लाइफ पर पड़ता है। जैसे करियर पर होता है, फिर विवाह की स्थिति पे होता है। कई सारे हम सुनते हैं ना कि जी। ये कुंडली मंगलिक है मंगलिक तो मांगलिक इसकी शादी correct। में कोई दिक्कत आ सकती है जी। या आ रही है। फिर मंगलिक कुंडली वाले की शादी हम मंगलिक से ही करने के लिए कहा जाता है। अगर नॉन मंगलिक से कुंडली मिला के शादी कर दी जाती है तो फिर उनको शादी के बाद कोई भी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, उनकी संतानों में कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये सारा रहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें मंगल से जुड़ी हुई। मंगल भूमि का कारक ग्रह है, भूमि का पुत्र कहा गया है मंगल को। तो कर्ज यदि किसी पर चढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि उसका मंगल खराब है। कर्ज चुका नहीं पा रहा है तो इसका मतलब मंगल उसका खराब है। फिर आता है बुध। बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा गया है। तो बुध की बात करें तो हम ये बुद्धि, ज्ञान और वाणी का कारक ग्रह है, जी। और इसके साथ ही व्यापार व्यवसाय का भी ये कारक ग्रह कहा गया है बुध। ओके। तो जब हम बुध की बात करते हैं कुंडली में, तो जब व्यक्ति का बुध बहुत अच्छा है तो उसकी वाणी, उसकी बोलचाल बहुत अच्छी होगी, बड़ा वक्ता बनेगा वो व्यक्ति, और जिससे भी कोई भी बात करेगा तो वो उससे व्यक्ति प्रभावित होगा। बिजनेस का तो कारक है ग्रह है ही सही। अगर बिजनेस व्यक्ति का ठीक से नहीं चल रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुंडली में उसको बुध कमजोर सर है। पर जैसे कि बहुत से लोग होते हैं ना, सब हर कोई एस्ट्रोलॉजी में जैसे बिलीव नहीं करता है, हाँ बिल्कुल। क्योंकि तो वो चीज़ कितनी रियलिस्टिक है कि जो एस्ट्रोलॉजी क्या पूरी तरीके से आपकी लाइफ को वही गवर्न करती है? देखिए दोनों ही चीज़ें इसमें हम कह सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी मानने वाले ज़्यादा हैं, नहीं मानने वाले कम हैं। जो अगर आज की मैं बात करूँ तो सोशल मीडिया पर जितनी भी ये रील्स वगैरह चलती है ना एस्ट्रोलॉजी की, आप यूट्यूब देख रहे हैं, इंस्टा देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, इन सब पे जितनी रील्स चलती हैं तो नहीं मानने वाले ज़्यादा देखते हैं इनको। उसका कारण ये है कि वो उसको एक मनोरंजन के पर्पज़ से देखते हैं कि हमने कोई किसी के बारे में कुछ कहा गया है, जैसे कि कहीं कोई दिक्कत आ रही है, पैसा नहीं है, पैसा कमाने के लिए क्या करना है, तो वो उस व्यक्ति को देखेगा ज़रूर वो रील, चाहे वो मानता हो या नहीं मानता हो। तो देखिए आँख बंद करने से सूरज छुप नहीं जाता है, ऐसा कहा जाता है ज्योतिष में, कि हम आँख बंद कर ली तो अंधेरा हो गया, रात हो गई, ऐसा नहीं होता है। वो तो जो प्लैनेट्स अपना काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। जी जी। आप उसको मानेंगे नहीं मानेंगे वो अलग बात है, लेकिन आपके पूरे व्यक्तित्व पर, पूरे जीवन पर एक एक ग्रह का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सर क्योंकि वो जिसको डिटेल्ड में एज अ सब्जेक्ट जब आप पढ़ोगे तो उसके बारे में आपको पता चलता जाता है। और सर जैसे अभी आपने सोशल मीडिया की बात करी, तो हम आजकल देख रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत सारी रील्स हैं, बिल्कुल। बहुत सारा कंटेंट बन रहा है,
और सर उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है सर कि लोग भ्रमित भी करते हैं उसकी आड़ बिल्कुल में। सही कह रही हैं आप। भ्रमित करने वाले वीडियो इसमें ज़्यादा आते हैं। मेरे पास भी कई सारे, अब सोशल मीडिया पर हूँ तो सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो इसमें जो है ना कि भ्रमित लोग ज़्यादा करते हैं, मतलब जो बिना पढ़े लिखे वाले हैं, सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए वो कुछ भी इस फील्ड में डालते हैं। और अभी गूगल का एक सर्वे भी आया था कुछ दिनों पहले कि जो टॉप 5 गूगल में जो सर्च की जाने वाली चीज़ें हैं ना, उनमें एस्ट्रोलॉजी उन टॉप 5 में है। टॉप 5 में रहे। तो एग्जैक्टली लोग चाहते हैं, जो अपना पैसा कमाना चाहते हैं सोशल मीडिया से, तो वो इसी पे ज़्यादा रील्स और ये सब चीज़ें बनाते रहते हैं। तो भटकाने वाले लोग बहुत हैं इसमें, भ्रमित करने वाले बहुत हैं, गलत चीज़ें बहुत चल रही हैं इसमें, फर्जी चीज़ें बहुत चल रही हैं। सर ऐसा क्या कर सकते हैं, जैसे जो एक आम पब्लिक है वो कभी एस्ट्रोलॉजर को अगर कंसल्ट करती है या वो खुद से भी आजकल देखने की कोशिश करते हैं लोग, तो सर क्या चीज़ें जिनका वो ध्यान रख सकते हैं जिससे वो सही ट्रैक पे रहें, भ्रमित देखिए ना हो? बिल्कुल, देखिए बहुत सारी जो सोशल मीडिया पर हम रील्स वगैरह और ये देखते हैं, उसमें कुछ भी उपाय बता देते हैं, कुछ भी रेमेडी बता देते हैं कि आप सुबह सुबह उठ के और 3 किलोमीटर चल के जाइए, फिर वहाँ पर आप एक पानी का जल चढ़ा के आइए, फिर रिटर्न आइए, फिर पीछे मुड़ के मत देखिए। इस तरह की चीज़ों का कोई साइंटिफिक या कोई कहीं किसी ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं है कुछ भी। करेक्ट। कहीं भी कुछ भी बता रहे हैं जी लोग। जी। मतलब कि सोच सोच के देख के लगता है कि यार क्या चल रहा है। जो असली लोग हैं, जो सही चीज़ें बताने वाले, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। और ये फर्जी जो चीज़ें ये सबसे ज़्यादा चल रही है। मार्केटिंग अच्छी कर रहे हैं सर, मतलब 5 तरह के पत्ते आप तोड़ के लाइए। हाँ आपको अगर कोई रोग है आपके ऊपर, तो पाँच तरह के पत्ते तोड़ के लाइए, 5 पेड़ों के। उन पे आप ओम लिखिए या ओम अश्विनी कुमाराय लिखिए, उनको अपने तकिए के नीचे रात को सोते समय रख लीजिए। और फिर सुबह उठ के उनको बिल्कुल बिना मुंह धोए, बिना किसी से बात किए, चुपचाप जाके आप चौराहे पे जाके फेंक के आ जाइए। तो ये सब चीज़ों का कोई साइंटिफिक या कोई मतलब लॉजिकल ग्रंथों में कुछ इनका लॉजिक नहीं है। जी जी। कहीं भी कुछ भी, बस अपने वो व्यू बढ़ाने के लिए व्यक्ति देखता है पूरा बढ़ाने के कि यार चलो यार 5 पत्ते लाए हैं, ये वो पूरा वो प्रोसेस उसको आजकल करके दिखाते हैं जी रील्स में कि वो पत्ते तोड़ के लाएगा और वो सारा करके दिखाएगा। और ये तो इनका कोई लॉजिक नहीं है। जी जी। आपको अगर वास्तव में कुछ फ़ायदा आपको चाहिए, तो आप किसी जाने माने भरोसेमंद ज्योतिषी के पास जाइए। और मेरा तो इसमें यह भी कहना है कि इस पे सरकार को भी कुछ एक्शन लेना चाहिए। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की, उनके लिए कोई ऐसी डिग्री या कोई इस तरह की चीज़ें कोई मान्य हो, या कोई उनका ऐसा रजिस्ट्रेशन हो, जैसे डॉक्टरों को या वकीलों को प्रैक्टिस करने के लिए रजिस्ट्रेशन मिलता है ना IMA से, इनसे। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी कुछ होना चाहिए, ताकि फर्जी जो कर रहे हैं वो उन पे लगाम लगे, थोड़ी बिल्कुल बिल्कुल रुके वो। बिल्कुल सही बात है सर। अभी जैसे हम थोड़ी देर पहले हम लोग मंगल की बात कर रहे थे, तो सर कि किसी की कुंडली अगर मांगलिक है और उसकी शादी अगर आप मांगलिक से ही प्रेफरेबली करते हैं, जी। तो सर जो अजम्पशंस एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे बनाए जाते हैं, क्योंकि हर कोई तो सर कुंडली मिला के शादी नहीं करता है। नहीं करता, बिल्कुल। तो क्या सर ये सही में होती हैं ऐसी चीज़ें कि कोई प्रॉब्लम आएगी अगर आप ऐसा नहीं करते हैं? होता है। एक जो हमारे यहाँ जो ब्राह्मणों में कई सारे, मतलब ब्राह्मण और जो अग्रवाल लोग होते हैं ना, उन लोगों में ये एक नाड़ी दोष नाम की चीज़ भी होती है, वो मिलाया जाता है। ओके। जन्म लड़का और लड़की का जिस समय हुआ है, उसके आधार पे एक नाड़ी दोष आता है। लड़का और लड़की दोनों का अगर नाड़ी सेम है, 3 तरह की नाड़ियाँ होती है, आद्य, अंत्य और मध्य। तो लड़का और लड़की की नाड़ी में अगर दोनों सेम है, दोनों की अगर मध्य नाड़ी आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं, मतलब पूर्व में, मतलब उनके जो क्या कह सकते हैं अपन उसको, जो एंसेस्टर से जो चले आ रहे हैं ना चीज़ें, वो कहीं ना कहीं मतलब एक ही फैमिली के हैं वो। ओके। और वही जो साइंस आजकल कहता है कि जीनोम कुंडली मिलाना चाहिए। अगर जीन्स में अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो उनके होने वाली संतानों पे भी बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है। तो यदि नाड़ी दोष मिल रहा है, मतलब दोनों की नाड़ी सेम आ रही है, तो उनमें कुंडली हम शादी नहीं करते हैं। जैसे सर जनरली इतना डिटेल में तो नहीं पता था मुझे, पर ये सर जैसे कहते हैं कि सेम गोत्र में शादी नहीं करते हैं, वही सेम गोत्र, सेम नाड़ी और मंगलिक, इन सब में यही है कि इनमें एक जैसे हो तो शादी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं उनमें जीन से रिलेटेड कोई दिक्कत आ सकती है। ओके।
लड़का लड़की की शादी तो हो जाएगी, उनमें चलो ठीक है, वो तो अब अलग अलग उससे आए हैं, लेकिन उनकी जो संतानें होंगी जो उनके मिलने से, जी जी। तो उन संतानों में ब्लड से रिलेटेड कोई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो नाड़ी दोष, मंगल दोष और ये सारी चीज़ें मतलब सर मिलाना भी इन सब चाहिए। चीज़ों की आजकल अपने मेडिकल कुंडली मिलाने का चल रहा है, डॉक्टर्स लोग बोलते हैं कि शादी से पहले मेडिकल कुंडली मिलाना चाहिए, तो टेस्ट करने चाहिए बॉडी यही के। है, यही है करेक्ट उसका रीज़न भी। सर। कर वो अभी हम थोड़ी देर पहले उसकी बात कर रहे थे कि मंगल के बारे में आपने बताया और बुध के बारे में बताया, और सर अगला प्लेनेट कौन सा है? अगला प्लेनेट्स हम बृहस्पति को लेते हैं। बृहस्पति का जो वो रूल करता है, बृहस्पति मान सम्मान के साथ व्यक्ति की आध्यात्मिकता और उसमें कितना संयम है, कितना धैर्य है, उसके अंदर स्पिरिचुअल उसकी स्पिरिट कितनी है, जी। सत्कर्म के आधार पे बृहस्पति पूरा अपना काम करता है। और बृहस्पति का भी सबसे बड़ा रोल जो होता है वो शादी में होता है। अच्छा। बृहस्पति की स्थिति देख के जो शादी के मुहूर्त निकलते हैं वो बृहस्पति के आधार पे ही निकलते हैं। ओके। लड़के की कुंडली, लड़के और लड़की की जब हम शादी की बात करते हैं जी। तो सूर्य और चंद्र लड़के का अच्छा होना चाहिए, ओके। और गुरु और चंद्र लड़की का अच्छा होना चाहिए, उसी के आधार पर शादी का मुहूर्त निकलता है। तो बृहस्पति को की हम वैसे अगर बात करें तो यह जीवन में जो व्यक्ति को अच्छे कर्म की ओर करने के लिए प्रेरित करता है वो बृहस्पति ही है। अगर बृहस्पति खराब है व्यक्ति का तो फिर वो गलत कामों में जाएगा और कुछ ऐसे ऐसे अनैतिक काम करने लगेगा जिससे उसको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जेल भी जा सकता है वो व्यक्ति। सर पर कई बार ऐसा भी होता है, लोग बोलते हैं मेरी दशा खराब चल रही है, जी या बिल्कुल। मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है, मेरी शनि की 7.5 चल रही है। तो सर आपको नहीं लगता कुछ लोग पूरी तरीके से रिलाय हो जाते हैं और अपनी जो नॉर्मल लाइफ है या कर्म है या मेहनत है उस पर ध्यान नहीं देते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारे लोग देखे मैंने और मेरे पास आए भी जो पूरी तरह इस पर डिपेंड है, एस्ट्रोलॉजी पर। वो कुछ आगे करना ही नहीं चाहते, मतलब एक कदम भी आगे उनको बढ़ाना है तो वो पूछते हैं कि हम क्या करें। तो ये पूरी तरह गलत है। कर्म जो है वो आपको बिल्कुल करना पड़ेगा। आप सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे नहीं रह सकते या अपनी कुंडली के भरोसे कि अगर मैंने किसी को बता दिया कि आपका 24वें साल में आपका भाग्योदय होने वाला है और खूब पैसा आएगा, खूब मान सम्मान प्राप्त होगा, विदेश यात्राएं करेंगे, आपकी शादी के योग है, आपके बच्चे के योग है, कुछ भी, आपके पास इतने भूमि भवन संपत्ति हो जाएगा, लेकिन अगर वो कर्म नहीं करेगा, वो व्यक्ति घर में ही बैठा हुआ है कि यार 24 साल तक मुझे ऐसा बैठना है, 24 साल में मेरा भाग्योदय हो जाएगा, तब सब अपने आप आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। कर्म व्यक्ति को करना जरूरी है, तभी उसके प्लैनेट्स भी उसको साथ देते साथ हैं। देंगे। करेक्ट। कर्मवाद और भाग्यवाद दोनों है वो ज्योतिष के साथ चलते हैं। दोनों को मिला जुला के आगे बढ़ेंगे तो व्यक्ति तरक्की करेगा और उसको सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन बैठे बैठे तो कुछ नहीं मिलना है, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। हम लोग प्लैनेट्स की जो बात कर रहे थे उसमें जो सबसे ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्शियल तो एक सही वर्ड नहीं है, पर जिनका एक बड़ा इम्पैक्ट रहता है उनमें हमने देखा है कि सर जैसे शनि के बारे में हमने बात करी, और एक राहु और केतु भी है जिनकी हमने जो माइथोलॉजिकल स्टोरी जो सुनी है कि किस तरीके से वो हुआ था, तो इनका इम्पैक्ट क्या रहता है लाइफ पे? देखिए, शनि और राहु केतु को लेकर जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि इनको लेकर डर ज़्यादा बना दिया गया है लोगों के मन में, है ना। ये ग्रह ऐसा नहीं है कि सिर्फ खराब ही करते हैं। शनि व्यक्ति को राजा से रंक से राजा बना देता है। राहु केतु का भी सेम यही है। केतु अगर अच्छा है तो व्यक्ति को इतना पैसा आ जाएगा कि वो उससे संभलेगा नहीं। और राहु का भी इसी तरह से, राहु मान सम्मान प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा दिलाता है। सारे जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं अगर उनकी कुंडली उठा के देख ली जाए तो उसमें राहु सबसे बेस्ट होगा, उनका मजबूत होगा। तो राहु केतु और शनि को लेकर डर का माहौल ज़्यादा बना दिया गया है। शनि को जो है ग्रहों का न्यायाधीश कहा गया है। मतलब वो व्यक्ति को उसके कर्म के हिसाब से फल देता है। अगर व्यक्ति बुरे कर्म करेगा तो उसको उसका रिजल्ट वैसे ही मिलना है, और अगर अच्छे कर्म है तो उसको शनि से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे उसकी 7.5 चल रही हो, चाहे उसकी लघु कल्याणी ढैया चल रहा हो, चाहे महादशा में शनि उसका चल रहा हो, अगर शनि आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। चाहे आपकी कुंडली में वक्री बैठा हुआ हो तब भी दिक्कत नहीं देगा। तो यही सारा है। खराब ग्रह के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये सारे
खराब ही इनका इम्पैक्ट होगा। और अच्छे ग्रहों के बारे में भी ऐसा नहीं कह सकते कि ये सारा अच्छा ही प्रभाव देंगे। सूर्य सबसे स्ट्रांग होता है, ग्रहों का राजा है, लेकिन उसको भी पाप ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। ज्योतिष की भाषा में उसको पाप ग्रह कहते हैं सूर्य को भी। सूर्य जहाँ बैठता है उसके सप्तम दृष्टि, मतलब सप्तम दृष्टि होती है उसकी, सप्तम भाव को वो पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो जो सातवें घर को जब सूर्य देखेगा तो उस घर से रिलेटेड उसके बुरे प्रभाव उस व्यक्ति को मिलेंगे। अच्छा। जैसे अगर सूर्य पहले भाव में बैठा हो तो सातवां जो नंबर का जो घर आएगा वह उसके विवाह का घर होता है, सातवां घर। तो सूर्य अगर सप्तम पे उसकी दृष्टि है तो कहीं ना कहीं उसको शादी में दिक्कतें आएंगी उसको। कि न्यूमरोलॉजी का भी इम्पैक्ट रहता है इंसान की लाइफ में, या पामिस्ट्री, हाथ देख के भी आप, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो भविष्य बताते हैं या रेखाएं देख के बताते हैं। और न्यूमरोलॉजी में सर ऐसा होता है कि जितना मुझे पता है कि डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल होता है या फिर जो आपकी तारीख है, जन्म तारीख है, उसका इम्पैक्ट रहता है इंसान की लाइफ पे। देखिए, ज्योतिष की तो बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारे उसके सेक्शन है। वैदिक ज्योतिष है, फिर आपका न्यूमेरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, रमल ज्योतिष अलग है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो न्यूमेरोलॉजी की हम बात करें तो जो नंबर्स हैं 1 से लेकर 9 तक जो नंबर्स होते हैं, इनका इम्पैक्ट तो होता है व्यक्ति के पूरे जीवन पे, पूरी लाइफ पे। पहला नंबर जैसा होता है सूर्य का है, मूलांक और भाग्यांक। इसमें न्यूमेरोलॉजी में 2 चीज़ें ज़्यादा चलती हैं जी। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, मान लो 11 है तो 1 + 1 2, तो ये आपका 2 मूलांक हुआ। इसका जो स्वामी होता है वो चंद्र होता है, तो उससे चंद्र से रिलेटेड उसमें गुण आएंगे उस व्यक्ति में। और एक भाग्यांक होता है पूरी डेट ऑफ बर्थ का प्लस, मतलब डेट, मंथ और ईयर, इन तीनों का प्लस करके जब कोई एक अंक निकलता है वो होता है भाग्यांक। तो और फिर थर्ड होता है आपका नाम, है ना। नाम में जितने भी आपके लेटर्स हैं, इसमें हालांकि कई सारी पद्धतियाँ चलती हैं। इसमें चाइनीज़ पद्धति अलग है, इंडियन अलग है। इनमें सब में जो हमारी अल्फ़ाबेट है इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट, उन सबको एक एक नंबर असाइन किया हुआ है। ए से लेके जेड तक, 1 से लेके 26 तक। तो इंडियन जो न्यूमेरोलॉजी चलती है उसमें सारे लेटर्स का 1 से 26 तक ही उसमें नंबर असाइन किया हुआ है। लेकिन जो पाइथागोरस वाली चलती है या चाइनीज़ चलती है, उनमें सब में नंबर सिस्टम अलग अलग है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा व्यक्ति फॉलो कर रहा है उसको। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है वो पाइथागोरस चलता है, इंडियन भी कम चलता है हमारे यहाँ। तो उसमें नंबर सिस्टम उसमें अलग है। तो इम्पैक्ट व्यक्ति के जो उसका मूलांक, भाग्यांक और नाम के अंकों को जोड़ के जो हम निकालते हैं एक अंक, इन तीनों का अगर कॉम्बिनेशन आ रहा, मतलब कोई भी एक अगर इन तीनों में से किसी शत्रु ग्रह का अंक है, तो फिर वो कहीं ना कहीं उसको हम नाम चेंज करने के लिए सजेस्ट करते हैं कि आप इसमें एक ए जोड़ लीजिए या एक हटा दीजिए, या इस तरह से लेटर करके उसको हम कॉम्पेटिबल बनाते हैं। उसमें स्पेलिंग भी लोग चेंज कर लेते हैं अपने नाम की। वही बता रहा हूँ मैं कि स्पेलिंग चेंज करने का जो सिद्धांत है वो यही है कि आपका जो भाग्य का जो नंबर है वो आपके नाम से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, अगर आपका जो भाग्यांक मान लो बृहस्पति से रिलेटेड आ रहा है, 3 नंबर जो बृहस्पति का होता है, और जो आपका नाम आ रहा है वो 7 नंबर आ रहा है, मान लो केतु से रिलेटेड आ रहा है, तो अगर बृहस्पति और केतु का कोई तालमेल नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं उसको दिक्कत आ सकती है। बहुत कई बार होता है ना कि बहुत बाद में ये चीजें पता चलती है, जब बच्चे का जन्म होता है तब माँ बाप को भी इतनी नॉलेज नहीं रहती है, या पंडित बेसिक जो बता पाते हैं, नाम तो रखा जाता है, फिर बाद में पता चलता है कि कुंडली के हिसाब से ये वर्ड है, इससे नाम होना चाहिए, पर बुलाने का नाम कई बार अलग हो जाता है। तो इसमें देखिए ऐसा है कि जो जन्म के समय चंद्र जिस स्थिति में रहता है, हम अगर वैदिक ज्योतिष की बात करें, तो अभी न्यूमेरोलॉजी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, अगर वैदिक ज्योतिष की बात करें तो जन्म के समय चंद्र जिस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र के चरण भी 4 होते हैं। तो उस नक्षत्र के जिस चरण में बच्चे का जन्म हुआ है उसमें जो लेटर आ रहा है उसके हिसाब से जो नाम चलता है, व्यक्ति को पूरे जीवन में उसी को देखना चाहिए। मतलब जो जन्म राशि आती है ना, उसी राशि को मानना चाहिए। हम ऐसे कुछ भी नाम रख लेते हैं, हम तो चिंटू, पिंटू, टिंकू और कुछ भी चलता रहता है, तो उसको ज़्यादा महत्व न देते हुए जो हमारा जन्म के समय जो नाम आ रहा है उसी को फॉलो करना चाहिए। सर जैसे ये एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि ये जो अगर किसी तरह का नशा इंसान करता है, भले वो शराब हो या नॉनवेज खाता है, क्या सही में इन चीज़ों का इम्पैक्ट रहता है आपकी लाइफ पे? अगर एस्ट्रोलॉजी से क्या रिलेशन है? देखिए, सही कहूँ अगर मैं तो कोई इनका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है।
अगर कोई नॉनवेज खा रहा है, हाँ, अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपकी कुंडली देख के आपको कोई उपाय सजेस्ट किया है ना, कोई रेमेडी बताई है कि आपको इतने दिन ये जाप करवाना है या इतने दिन आपको माता जी के मंदिर में जाके कुछ करना है, तो जितने ड्यूरेशन तक आपकी रेमेडी चलेगी उस समय आप ये सब चीज़ें ना अवॉइड करें, इनको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन बाकी आप अगर पूरे जीवन में इन सब चीज़ों को आप कर रहे हैं तो उसका कोई बहुत ज़्यादा आपके उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब कोई ग्रह आपका ऐसा नहीं कि कोई ख़राब होगा। हाँ, एक चीज़ है, राहु से रिलेटेड ये सारी चीज़ें होती है, जो मांस मदिरा और ये सब चीज़ें, जो नॉनवेज और ये सब चीज़ें हैं ना, राहु से रिलेटेड होती हैं। तो अगर कुंडली में राहु आपका बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, थोड़ा बहुत है या अच्छा है, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहु बहुत ज़्यादा ख़राब है या राहु की महादशा आपको चल रही है, उस समय अवॉइड करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये सारी चीज़ें। ओके सर, जैसे प्लैनेट्स के हिसाब से दिन भी डिवाइडेड हैं, बिल्कुल संडे मंडे ट्यूसडे से लेके सैटरडे, तो सर वो भी प्लैनेट्स के हिसाब से डिफाइंड है? बिल्कुल, वो सारे प्लैनेट्स के हिसाब से ही दिन डिसाइड किए हुए हैं ये सारे। चंद्रवार, मतलब हमारे जो अगर वैदिक में माने तो इनको हम कुछ अलग नाम थे इनके, सूर्यवार, फिर चंद्रवार, भौमवार, ऐसे। ओके ओके। अब वो सारे जो इंग्लिश उसमें नाम आ गए हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो ये सारे जो बनाए गए हैं, ये डे जो है ये ग्रहों के से रिलेटेड ही। इसकी एक बहुत लंबी थ्योरी अगर मैं बताने जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। होरा कहते हैं इसको, एक मोटा मोटा मैं बता दूँ आपको। तो हर दिन जिस सबसे सुबह जो सूर्योदय के समय जो होरा रहती है, 9 ग्रहों की 9 होरा चलती है। तो जिस दिन जिस ग्रह की सबसे पहली होरा होती है उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। तो जैसे संडे आ गया, तो संडे के दिन सबसे पहली जो होरा होती है, मतलब इसके सारे भाग होते हैं। तो सुबह सुबह जो सबसे सूर्योदय के समय जो होरा रहती है, वो अगर मान लो सूर्य की है तो उसका पूरा डे रहेगा वो संडे रहेगा। इस तरह से पूरा चलता है। और कलर्स का भी वही इम्पैक्ट रहता है? कलर्स का भी वही इम्पैक्ट रहता है। और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा चल भी रहा है कि आप डे के अकॉर्डिंग कलर पहने हर दिन। आप संडे है तो आप कत्थई कलर का रंग पहन सकते हैं, लाल पहन सकते हैं। सोमवार है तो आप सफ़ेद पहनिए, ऑफ वाइट पहनिए। मंगलवार है तो लाल पहनिए, बुध है तो हरा पहनिए, गुरु है तो पीला पहनिए, शुक्र है तो आप पर्पल पहन सकते हैं, पिंक पहन सकते हैं, वाइट पहन सकते हैं। शनि है तो आप नीला या काला पहनिए। फिर आपका जो राहु का आ रहा है दिन आपका अगला, तो इस तरह से सारी चीज़ें चलती रहती हैं। सर मतलब पर ये कॉन्स्ट्रेंट में कई बार लोग फंस जाते होंगे ना कि मुझे ये सब फॉलो करना है, अगर मैंने फॉलो नहीं किया तो मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। वो डर भी बैठ जाता है कई बार लोगों के अंदर। डर तो है इन सब चीज़ों का। और मेरा तो यही सुझाव है कि इसको डर की तरह या डर के इनको फॉलो नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को, एस्ट्रोलॉजी को। आप इसको एक गाइड की तरह लीजिए कि हमें कहीं दिक्कत आ रही तो हम एस्ट्रोलॉजी से गाइड लेके हम उसको आगे हम कर सकें, उसका मार्गदर्शन लें हम। लेकिन उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए कभी भी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनके मन में इतना डर बैठा रहता है कि आज मैंने, जैसे अभी आपने कहा कि मैंने संडे को अगर लाल नहीं पहना तो मुझे कुछ सफलता नहीं मिलेगी, मैं कहीं किसी काम में करने जाऊंगा। तो वो सारी चीज़ें डर का जो है वो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। मन का वहम रहता है क्योंकि आप उसको सोच के इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हो कि वो रियलिटी का रूप ले लेता है कई बार। क्योंकि सर जैसे यूनिवर्स है तो यूनिवर्स में हम जैसी वाइब्रेशंस देते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे पास लौट के आती है। सोच का जादू जो होता है ना, वो यही एक आपने किताब पढ़ी होगी, बड़ी सोच का बड़ा जादू। आप जैसा सोचोगे वैसा होने लगता है। तो वही सब है कि आप इसको पॉजिटिव लें हर चीज़ को, एस्ट्रोलॉजी को। तो आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा। एक एस्ट्रोलॉजर को एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी होना ज़रूरी है, व्यक्ति की मानसिक स्थिति को समझ के उसको चीज़ें बताए। नहीं तो कोई आया कि यार तुम्हारे 3 दिन में डेथ हो जाएगी, तो वो 3 दिन क्या उसी समय मर जाएगा वो। ये भी हो सकता है। ऐसा भी होता है ना। वैदिक ज्योतिष के जितने भी उपाय होते हैं वो थोड़े से मतलब ऐसे हैं कि व्यक्ति खुद अपने मन से नहीं, जैसे आप किसी आपको ग्रह का जाप करवाना है तो वो कोई पंडित ही करेगा, पंडित ही कर पाएगा। आप घर में करेंगे तो आपको उतना उसकी पूरी प्रोसेस पता नहीं है कि किस विधि विधान से हमको वो करना है। तो जो एक सरल उपायों वाली एक जो पद्धति बहुत बाद में विकसित हुई, जिसको हम लाल किताब कहते हैं, लाल किताब और रावण संहिता,
इसमें ऐसे छोटे छोटे उपाय दिए हुए हैं कि व्यक्ति खुद ही कर भी सकता है उनको, और उनका इम्पैक्ट भी बहुत गहरा होता है। सर क्या होती मतलब अगर एक लाइन में आप बताएं लाल किताब जो आपने बताया अभी। देखिए, लाल किताब की उत्पत्ति की बात अगर मैं करूं तो मतलब ये कहाँ से जनरेट हुई है, कहाँ से आई है, तो कहा जाता है कि जो भगवान सूर्य देव है, ये उन्होंने ही ये सारी चीज़ें बताई हैं। किसको बताई है? उनका जो रथ चलाने वाला जो सारथी है ना, ड्राइवर उनका, जी। उसका नाम अरुण, अरुण है उसका नाम। हम्म। तो सूर्यदेव ने अरुण को, अपने सारथी को, ये सारी चीज़ें बताई, ऐसा शास्त्रों में पढ़ने में मिलता है। हम्म। तो उसने फिर ये अरुण ने वो सारी चीज़ें लिखी, आम आदमी को बिल्कुल सरल भाषा में समझाने के लिए लाल किताब के उपाय बताए हैं। अब इसको बहुत सारे लोग तांत्रिक चीज़ों से भी जोड़ के देखते हैं कि लाल किताब मतलब एक डर जैसा लगता है ना किसी को, कि लाल किताब सुन के ये हो गया। तो उसमें बहुत अच्छे उपाय बताए हैं कि आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है, आपको अगर आपका बुध खराब है तो आप गाय को हरा चारा खिलाइए, या आपका बुध खराब है तो आप पेड़ पौधों की अच्छे सेवा कीजिए। आपके घर में अगर पेड़ पौधे खराब हो रहे हैं, इसका मतलब बुध खराब है, उनकी सेवा कीजिए। मछलियों को दाना डालिए, फिर चांदी पहनिए, या चांदी की ठोस गोली अगर राहु खराब है तो आपके जेब में रखिए। और कुत्तों को मीठी रोटी खिलाइए अगर आपका राहु खराब है, शनि खराब है। तो ऐसी बहुत सारी उसमें रेमेडीज़ बहुत सामान्य तरीके की दी हुई है कि उसको आम आदमी फॉलो कर सकता है, और उसका प्रभाव भी बहुत गहरा होता है। जी। तो सर अंगूठियाँ पहनना हाँ होता है कि सर ग्रहों के हिसाब से आप ये अंगूठी पहन सकते हैं या जी। ये पर्टिकुलर स्टोन पहन सकते हैं या रुद्राक्ष पहनना चाहिए, तो इसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। पहले जो था ना, इतना नहीं था जेमस्टोन का भी बिजनेस। 9 ग्रहों के सिर्फ 9 ही रत्न थे, और एक दो और उनके अल्टरनेट थे। लेकिन आज ढेरों आ गए हैं। मतलब आप अगर देखने जाएंगे तो जो जेमोलॉजिस्ट है उसके बाद 1000 तरह के आपको सारे जेमस्टोन मिल जाएंगे। जो मूल, जो आपके 9 ग्रह हैं उनके 9 रत्न तो होते ही हैं, लेकिन आजकल सभी ग्रहों के जो हैं वो अल्टरनेट रत्न बहुत सारे हैं, अल्टरनेट जेमस्टोन बहुत सारे हैं। और आजकल इसको फैशन ज्वेलरी की तरह भी लिया जा रहा है। कोई इयररिंग्स पहन रहा है, कोई नेकलेस पहन रहा है, अंगूठियाँ पहनी जा रही है, ब्रेसलेट पहने जा रहे हैं। और आजकल तो जो एसेसरीज़ वगैरह आ रही हैं, सारी पर्स और फ़ोन के कवर्स तक में जेम स्टोन्स वगैरह सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इनका इम्पैक्ट तो होता है। हर ग्रह का जो है, जो रत्न है, वो आप अगर देखें तो एक रिसीवर की तरह काम करता है। ओके। जो प्लैनेट्स में आपके आकाशगंगा में जो ग्रह है, मान लो सूर्य है, सूर्य से जो उसकी वो निकल रही है एनर्जी, जो आ रही है हम तक आ रही है, हम तक नहीं आ रही है अगर, तो फिर हमको वो उसका रूबी पहनना पड़ेगा। तो वो रूबी जो हम तो ये सही में पहनेंगे तो इम्पैक्टफुल वो होता है कि बिल्कुल। अगर कोई प्लैनेट हमारा वीक है और हम अगर उसका रत्न पहनते हैं तो क्या एक पत्थर से सही में उतना अट्रैक्शन होता है कि आपकी लाइफ पे वो इम्पैक्ट आ रहा है? बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि एक रिसीवर की तरह काम करता है। जो सारे ग्रह अपनी जो एनर्जी भेज रहे हैं पृथ्वी पर, तो कहा जाता है ना कि जो सारी चीज़ें जो ब्रह्मांड में हैं वही सब हमारे शरीर के अंदर भी हैं। जो सारे ग्रह, नक्षत्र, सारी चीज़ें जो ब्रह्मांड में है, वो सब हमारे शरीर के अंदर भी वही सारे ग्रहों का एक एक स्थान है, सारे नक्षत्रों का एक एक स्थान है। तो अगर किसी प्लैनेट्स की एनर्जी हमारे शरीर में नहीं आ पा रही है, प्रॉपर नहीं आ रही है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमको क्रिएट होने लगती है। तो हम अगर उसका जेमस्टोन पहन लेते हैं तो वो चीज़ें हमारे बॉडी में आने लगती है। आप देखेंगे कि हम जो अंगूठी रत्नों वाली पहनते हैं वो नीचे से ओपन होती है, कभी भी नीचे से पैक नहीं होती है वो। ओके। तो ओपन उसको रखने का यही सिद्धांत है कि वो जो प्लैनेट्स से जो एनर्जी आ रही है उसकी, वो हमारी बॉडी में सीधे प्रवेश कर जाए। ओके। तो वो उसकी कमी पूरी करती है और फिर उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाती है। हाँ, जैसे जैसे शुक्र एक ग्रह है जी। तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए और क्या स्टोन उसके लिए अच्छा होता है? देखिए, शुक्र ग्रह का जो व्यक्ति के शरीर पर, जो उसके व्यक्तित्व पर जो शुक्र का प्रभाव पड़ता है वो बहुत ज़्यादा होता है। शुक्र जो है वो आकर्षण का ग्रह है। व्यक्ति के जीवन में अगर आकर्षण की कमी है तो उसका शुक्र कहीं ना कहीं खराब होगा। प्रेम का, सौंदर्य का, फिर विवाह के बाद के की जो लाइफ होती है, सेक्सुअल लाइफ जो होती है, उसका जो प्रतिनिधि ग्रह होता है वो शुक्र होता है। शुक्र जो होता है वो लग्जरी देता है व्यक्ति को।
तो जो पैसा, फिर आपके शरीर में जो आकर्षण प्रभाव है, आपके व्यक्तित्व में जो आकर्षण प्रभाव है, आपके जीवन में प्रेम रहेगा कि नहीं रहेगा, लोग आपसे कितना प्रभावित रहते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती है वो शुक्र के अंडर में आती है। जी। तो शुक्र अगर कमज़ोर है तो व्यक्ति का चेहरा बिल्कुल निस्तेज हो जाएगा, उसके चेहरे पे कोई भी चमक नहीं रहेगी, शाइन नहीं रहेगी, उसके जीवन में कभी कोई प्रेम नहीं मिल रहेगा। अगर कोई उसका प्रेम संबंध चल रहा है तो वो ठीक से नहीं चलेगा, टूट जाएगा, बार बार ब्रेकअप होगा। शादी के बाद अगर उसकी देखिए, शादी होने तक बृहस्पति का काम रहता है, शादी होने के बाद जो है वो शुक्र का काम शुरू होता है। अच्छा। जिसको वैवाहिक जीवन कहा जाता है। जी। तो शुक्र अगर खराब है तो व्यक्ति की सेक्सुअल लाइफ बहुत ख़राब होगी, पार्टनर के साथ उसका ठीक से नहीं चल पाएगा। और शुक्र अच्छा है तो उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। ये सारी चीज़ें शुक्र से रिलेटेड है। शुक्र लग्जरी लाइफ देता है, आपके पास कैसा लग्जरी घर है। सामान्य घरों में लोग रहते हैं, कुछ लग्जरी घरों में रहते हैं, फिर उनके बाद लग्जरी कारें आती हैं, पैसा आता है। तो ये सारी जो लग्जरी देने वाला ग्रह है वो शुक्र ही है। शुक्र से रिलेटेड जो ग्रह है वो डायमंड है, उसके लिए डायमंड पहनाया जाता है और उसका बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है। तो जब भी उसको पहनाया जाता है बहुत ही ऑब्जर्वेशन के साथ, कुंडली का बिल्कुल बारीकी से विश्लेषण करने के बाद उसको एनालिसिस करके उसके बाद ही पहनाया जाता है, नहीं तो उसका गलत इम्पैक्ट बहुत जल्दी पड़ता है। ओके। और उसका अल्टरनेट ग्रह है ओपल। अगर कोई शुक्र का के लिए अगर डायमंड अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो उसको ओपल पहनना चाहिए। ओके। नॉर्मल है वो। सर एक मतलब आम पब्लिक के लिए अगर हम एक दो रेमेडीज कुछ आप सजेस्ट करें जो एक जनरल होती हैं कि आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं एक नॉर्मल रूटीन लाइफ में, जी ऐसे कुछ रेमेडीज अगर आप सजेस्ट करें। हाँ बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी जो रेमेडी तो वही यही है कि आप सूर्य को जल चढ़ाइए हर दिन। सबसे बड़ा जो अपना उसका इम्पैक्ट होता है सूर्य का ही होता है, ग्रहों का राजा भी है। तो ये एक बहुत सामान्य रेमेडी हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि सूर्य को जल हर दिन चढ़ाना चाहिए। आप सुबह सुबह जैसे ही सूर्योदय हो, आप तांबे नहा के स्नान वगैरह करने के बाद तांबे के कलश में जल लीजिए, थोड़ा सा उसमें लाल चंदन का पाउडर डालिए, कोई लाल फूल अगर आपके आसपास मिल जाए तो आप वो रखिए और उसको आप हर दिन सूर्य को चढ़ाइए पूर्व दिशा की ओर मुख करके। फिर दूसरा ये है कि आप साफ स्वच्छता से रहिए। ये एक बहुत बड़ी रेमेडी है, लोग बहुत हल्के में लेते हैं इस चीज़ को। आप इससे शुक्र को भी मजबूत करेंगे, गुरु को भी मजबूत करेंगे, बृहस्पति को भी मजबूत करें, बुध को भी मजबूत करेंगे, सूर्य को भी मजबूत करेंगे। सारे 9 ग्रह आपके स्वच्छ रहने से ठीक हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी रेमेडी है ये। आप हर दिन स्नान करिए और अच्छे कपड़े पहनिए। कोई भी फटा कपड़ा जरा सा भी है आपका तो उसको बिल्कुल आप ना पहनिए। आपके शूज़ अच्छे रखिए, आपके नेल्स वगैरह आप प्रॉपर काट के रखिए। आप अगर दाढ़ी रखते हैं तो उसको आप प्रॉपर सेट करके रखिए। दाढ़ी रखने वालों के लिए एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि चेहरा जो होता है वो शुक्र का प्रतीक होता है। आप किसी के पास जाएंगे तो आपको सबसे पहले व्यक्ति चेहरे से ही अट्रैक्ट करता है ना। हाँ, तो चेहरे पे शुक्र का प्रभाव होता है। चेहरा देख के आप किसी को पसंद नापसंद करते हैं ना, तो वो शुक्र का प्रभाव होता है चेहरे पे। और जब आप दाढ़ी रखते हैं तो वो दाढ़ी जो है वो केतु का प्रतीक है। तो जब आप प्रॉपर शेप में प्रॉपर उसको वेल मेंटेन दाढ़ी को रखेंगे तो आपका शुक्र और केतु दोनों ही अच्छा होगा। लेकिन अगर खराब है आपकी दाढ़ी या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं तो आपका शुक्र निश्चित रूप से खराब होना है। तो मतलब इतना डिटेलिंग होती है ये चीज़ें, बहुत डिटेलिंग होती है। वाह। तो वही बताया मैंने, ये 2 रेमेडी आप करेंगे। हर दिन साफ़ स्वच्छ रहिए, अच्छे कपड़े पहनिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए, गंदे कपड़े मत पहनिए, आपके नेल्स प्रॉपर कट रखिए। तो ये सारी चीज़ें आपको तो बेसिकली वो चीजें जो बचपन से सिखाई जाती हैं, पर इनकी एस्ट्रोलॉजिकल और साइंटिफिक रीजन दोनों हैं। दोनों ही हैं जो हम रूटीन लाइफ में करें, है ना। बिल्कुल। आप अगर गंदगी से रहेंगे तो आपके पास बीमारियां आने लगेंगी, बिल्कुल, है ना। स्वाभाविक चीज़ें हैं ये सब चीज़ें। तो ये 2 चीज़ें करिए, आपके सारे ग्रह अच्छे रहेंगे। सर इसमें जेंडर वाइज भी चीज़ें होती हैं क्योंकि जैसे ये तो आपने बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल लड़के दाढ़ी रखते हैं तो आपको ग्रूम रखना चाहिए। क्या लड़कियां भी ऐसा सर क्वेश्चंस पूछती हैं कि ब्यूटी इन्हांसमेंट्स के लिए हम क्या चीज़ें कर सकते हैं? मैंने सुना है सर कुछ रेमेडीज लोग फॉलो करने के लिए पूछते हैं कि इस दिन मैं अगर क्या करूं जिससे वो चीज़ें मेंटेन रहें। देखिए हर दिन के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर एक ओवरऑल देखें तो अगर लड़कियों की बात करें तो उनको गुलाब जल नहाने के पानी में डाल के नहाना चाहिए। रोज़ 1 ढक्कन गुलाब जल आप डालिए आपके नहाने के पानी में और उससे आप स्नान करिए। फिर देखिए
उसके अलावा जो है आप अगर बिंदी वगैरह अगर आप लगा सकते हो तो आप केसर की बिंदी आप हर दिन लगाइए। इससे आपका शुक्र, सूर्य, बुध, गुरु और राहु ये सारी चीज़ें आपकी ठीक होंगी। शनि और केतु का इस पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन ये जो आपके 7 ग्रह हैं ये आपके ठीक होते हैं लड़कियों के, अगर वो गुलाब जल पानी में जी डाल के नहाएं जी रोज, जी जी। और केसर की थोड़ी सी बिंदी लगाएं। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एपिसोड रहा है, और इवन दो एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही डिटेल्ड और डीप सब्जेक्ट है, हमने कोशिश करी है जो बेसिक्स हैं वो सारे पॉइंट्स कवर करने की। काफ़ी नॉलेजेबल एपिसोड रहा। सो ये थे गजेंद्र जी, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।